नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 10 लोगों को जलाकर मारने का मामला सामने आया है और वहीं आरोप है कि बीरभूम जिले के रामपुर हाट में उपद्रवियों ने लोगों को घरों में बंद कर आग लगा दी, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग समेत 10 लोगों की जलकर मौत हो गई है। आग तो बुझ गई, लेकिन सियासत को इससे खूब गर्मी मिली और आज इस मामले में 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल भी जा रहा है और वहीं कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वहीं कल टीएमसी के नेता घटना के बाद इलाके का दौरा करने गए तो आज 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल पर पहुंचेगा। और इससे पहले कल बीजेपी दल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अमित शाह ने राज्य सरकार से 72 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था तेजी से चरमरा गई है। वहीं पंचायत उप प्रधान की हत्या के बाद बीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके में तनाव और दहशत फैल गई है। बहादुर शेख कथित तौर पर कल शाम एक बम हमले में मारा गया था और गुस्साई भीड़ ने बाद में तोड़फोड़ की और कई घरों में आग लगा दी। और वहीं आरोप है कि टीएमसी के पंचायत नेता की हत्या के बाद भड़की भीड़ ने 10 घरों में आग लगा दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस दोनों घटनाओं को अलग बता रही और पूरा सच तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन पूरी घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको रूबरू करा दे यूपी से। यूपी के कुशीनगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको रूबरू करा दे। यूपी के कुशीनगर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद अब वहां पर हड़कंप मचा हुआ है और कुशीनगर में 4 बच्चों की संदिग्ध मौत हुई है और 4 बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यूपी के कुशीनगर से आ रही है, जहां पर 4 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद 4 बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मच गया। और वहीं आपको बता दें कि एक ही परिवार के 3 बच्चों की संदिग्ध मौत हुई है, जिसके बाद कुशीनगर में हड़कंप मचा हुआ है और ये मौत कैसे हुई है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसके बाद अब 4 बच्चों की मौत के बाद वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं हैदराबाद के बोईगुड़ा आड़ी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया और इस आग में करीब 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि अब तक 11 लोगों के शव बरामद हुए और मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय ये लोग गोदाम के अंदर ही सो रहे थे और भीषण आग के कारण एक दीवार गई जिससे वहां फंसे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। फिलहाल एक व्यक्ति को बचा लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर दमकल की करीब 8 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची और दमकल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि आग इतनी भयंकर लगी थी कि इस पर पूरी तरह काबू पाने में समय लग गया। हालांकि आग को बुझा दिया गया और बताया जा रहा है कि कबाड़ के गोदाम में काम करने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे, जिनकी अब तक 11 शव बरामद हो चुके हैं। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत फूलमती मंदिर के समीप स्थित एक मार्केट में बनी मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लग गई और आग से लगभग 10 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान भी बताया गया और वहीं दुकान संचालक द्वारा कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। लगभग 11:46 पर सेट द्वारा ये सूचना मिली कि फूलमती मंदिर के पीछे मार्केट में एक दुकान में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही हम लोग 3 यूनिट के साथ, एक हाई प्रेशर 2 फायर टेंडर के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और जाके देखा कि सलमान की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी, जिसमें जो है जिससे धुआं निकल रहा था, वो आग जल रही थी। उसके शटर को जो है खोल के और तुरंत पंपिंग द्वारा उस आग को कंट्रोल कर लिया गया और उस जो आग लगी हुई थी उसको आसपास की दुकानों में फैलने से बचा लिया।
और वहीं यूपी के अयोध्या जिले में दबंग छात्रों के द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। और वहीं परीक्षा देकर घर वापस लौट रहे छात्र सूर्यांश के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की घटना के बाद पीड़ित छात्र के गांव में आक्रोश है। और वहीं परिजनों सहित कॉलेज के अध्यापकों ने कोतवाली में पहुंचकर लिखित शिकायत देकर रास्ते में छात्र की पिटाई करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। और मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के पीएमटी कॉलेज के छात्र सूर्यांश से संबंधित बताया जा रहा है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमटी कॉलेज का छात्र सूर्यांश परीक्षा देकर अपने घर रेवतीगंज के लिए वापस आ रहा था। तभी परुआ गांव के निकट हथियारबंद 4 लोगों ने उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में तहरीर भी दी है। पेपर देके और परुआ के 4 लोग थे, गौरव सिंह, निखिल सिंह, आलोक सिंह और अतुल सिंह। सब लोग हमको वहाँ काजिक सराय के थोड़ा आगे हाथ देके रोकने के बाद कोई बात नचीत तुरंत मारने पीटने लगे। वो बात पुरानी थी, बहुत समय पहले हमारी उनकी बस बातें कहानी हुई थी और एक दोस्त से उनसे थोड़ी मतलब झगड़ा लड़ाई गाली गलौज हुआ था। तो चौराहे पे वो लोग उनसे माफ़ी मंगवा लिए थे। उसी बात पे वो लोग गुस्सा होके ये बोले कि अब उनके साथ जो जो लड़का था सबको एक साथ मारेंगे, एक एक को ढूंढ के मारेंगे। इसीलिए हम लोग पेपर देके आ रहे थे। अकेला देख के वो लोग हम लोगों को रुकवा के लाठी से, डंडे से पेपर देके और वहीं इस वक्त एक बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां पर डीडीपुरम के लथुरा टावर में भीषण आग लगी है। और वहीं आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और वहीं प्रेम नगर थाना क्षेत्र के डीडीपुरम का ये मामला है, जहां पर भीषण आग लगी और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। और आप साफ देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे आग की लपटें दिखाई दे रही है और कई क्षेत्र तक ये धुआं भी फैल गया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया, लेकिन इस आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं जो इसका धुआं है वो काफ़ी दूर तक फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और आग लगने के बाद लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। लेकिन फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और क्षेत्र के डीडीपुरम का ये मामला बताया गया है। बहराइच न्यायालय के आदेश के बाद कब्रिस्तान की जमीन पर हुए अवैध निर्माण और कब्रिस्तान जमीन पर बने मकान पर प्रशासन का चाबुक चला है। और आपको बताते चले कि बहराइच के फकरपुर इलाके के अजीजपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे, जो मामला न्यायालय पहुंचा और न्यायालय के आदेश के बाद अवैध निर्माण को हटाने के आदेश भी दिए गए। और इसके बाद प्रशासन द्वारा उनके मकानों पर नोटिस चस्पा की गई और ताकि मकान मालिक उसमें से अपना सामान निकाल सके। अब मंगलवार को थाना अध्यक्ष फकरपुर और दर्जनों राजस्व कर्मी गाँव पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर लोगों को आगाह किया और कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध मकानों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया और इसमें तकरीबन आधा दर्जन मकान गिरा दिए गए हैं। बहराइच जिलाधिकारी कार्यालय में मंगलवार को पोषण पखवाड़ा के तहत जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भरी गई। तो वहीं 3 महिलाओं को अन्नप्राशन के तहत 3 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। और वहीं आपको बताते चले कि बहराइच जिलाधिकारी दिनेश महिलाओं को पोषाहार की माला पहनाई और ऐसी सब्जियां थी जिससे शरीर को आयरन, विटामिन और कैल्शियम प्रदान होता है। और उन्होंने कहा कि वनस्पतियों के धार से बहराइच का भी ध्यान किधर है और आंख बदलने चले पोषण पखवाड़ा का प्रोग्राम बहराइच में 21 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। तो वहीं बच्चों का वजन, लंबाई और वहीं भार नाप कर उन्हें भी कुपोषित होने से बचाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों की फसलें हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके खान पान के माध्यम से पूरे परिवार को जागरूक किया जाएगा। कद्दू है, ये पोषक तत्वों का भंडार है और इसका नियमित सेवन करने से
गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कैल्शियम इत्यादि की फास्फोरस जो मिनरल्स कहीं नहीं मिलते आपको, इन सब्जियों में मिलते हैं। ये सबसे पहले आप चुकंदर पे आइए। ये एनीमिया को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, गाजर इसमें डाला गया है। ये विटामिन सी है। और करेला, ये आप जानते हैं कि करेला जो है शुगर जिसको हो उसके लिए भी उपयोगी है और अन्य विभिन्न प्रकार के पोषण। साल 2022 से 2023 के लिए मथुरा जनपद के सरकारी ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया मंगलवार को लॉटरी के माध्यम से संपन्न कराई गई है और जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सभा कक्ष में अपर जिलाधिकारी और एसपी सिटी सहित जिला आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में संपन्न हुई आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत शेष सभी दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें 49 दुकानों को लॉटरी के माध्यम से आवंटन पूर्ण करा दिया गया है। आज 15 देसी, 12 विदेशी, 21 बियर एवं एक मॉडल शॉप, कुल 49 दुकानों का लॉटरी के द्वारा आवंटन किया गया है। इसमें कुल 452 आवेदक थे, 49 सफल हुए। 3 मॉडल शॉप और 4 भांग की दुकानें। इनके लिए फिर 25 से अगली लॉटरी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब इसके यूपी के बदायूं में ऑटो लिफ्टर गैंग का सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 बाइकें भी बरामद की। और वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से चोरी की बाइकें बेचने का धंधा करता था। और इसके अलावा आपको बता दें कि बदायूं पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है और बदायूं में पुलिस ने एक वाहन चोर को भी गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से चोरी की 6 बाइकें बरामद हुई और ये बाइकें बदायूं समेत आसपास के जिलों से चोरी कर वो बेचने का धंधा करता था। और पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर जेल भेज दिया है। जनपद बदायूं में लगातार चोरी की घटनाएं, जिसमें 2 व्हीलर्स की ज़्यादातर चोरी हो रही थी, उस पर अंकुश लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21/3/2022 को रात्रि 23:00 बजे मंडी समिति पर प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइंस व चौकी इंचार्ज मंडी द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसको रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना नाम कुलदीप यादव, निवासी फिरोजपुर इकलरी, थाना सिविल लाइंस का होना बताया। उसके निशानदेही पर चोरी की 6 मोटरसाइकिल्स। और वहीं यूपी के अमेठी में हफ्ते भर पहले राजापुर गांव में पूर्व प्रधान समेत 4 की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है और पुलिस ने जिस वर्तमान प्रधान को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है, अब उसकी बेटी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर मदद मांगी है और रोते हुए प्रधान की बेटी बोल रही है कि मेरे परिवार ने कोई गुनाह नहीं किया है और मुझे सीएम योगी से मिलवाएं, और उसके बाद उसने न्याय की भी गुहार लगाई है। और वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में प्रधान की बेटी ने वीडियो पोस्ट करते हुए मदद की गुहार लगाई और यूपी के ये अमेठी में हफ्ते भर पहले ही राजापुर गांव में पूर्व प्रधान समेत 4 की हत्या के मामले में ये नया मोड़ देखा जा रहा है, जहां पर पुलिस ने जिस वर्तमान प्रधान को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था, अब उसकी बेटी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर मदद भी मांगी और रोते हुए प्रधान की बेटी बोल रही है कि मेरे परिवार ने कोई गुनाह नहीं किया है और वहाँ वीडियो में वो साफ बोलती हुई नजर आ रही है कि मुझे सीएम योगी से मिलवाया जाए। और वहीं बढ़ेंगे आगे की ओर, जहां पर यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही, जिसका असर अब भारत पर भी पड़ रहा है। तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कीमतें नहीं घटी तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। और ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव भी दिया, और पर मौजूदा हालातों में तमाम प्रतिबंधों से घिरे रूस का प्रस्ताव भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।
यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों के जवाब में तमाम बड़े देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही साथ नाटो के खिलाफ रहे रूस पर सख्त रुख अपनाए जा रहे हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव भी दिया और भारत भी इस डील को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। तो वहीं माना ये भी जा रहा है कि रूस से सस्ता क्रूड ऑयल आने से देश में पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो सकेंगे और साथ ही इससे इकोनॉमी को भी राहत का बूस्टर डोज मिलेगा। पर इससे पहले समझते हैं कि आखिर किन देशों से भारत अभी तेल का इम्पोर्ट करता है। ओपेक क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का एक संगठन है और दुनिया भर में बेचे जाने वाले क्रूड ऑयल का 60% उत्पादन यही होता है। हालांकि रूस ओपेक देशों में शामिल नहीं है, लेकिन साल 2017 के बाद से ये ओपेक के साथ तेल उत्पादन की सीमा तय करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा नहीं बढ़े। देखा जाए तो दुनिया के क्रूड ऑयल का 12% उत्पादन रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है। और भारत भी अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है और इसमें से 60% खाड़ी देशों से लेता है। और वहीं क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है और भारत इसके अलावा इराक, ईरान, ओमान, कुवैत और रूस से भी तेल लेता है और कुछ स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार से भी खरीदता है। और जबकि रूस से भारत सबसे कम यानी कि 2% क्रूड ऑयल ही तेल इंपोर्ट करता है, जिसके भविष्य में बढ़ने की पूरी संभावना है। और वहीं भारत क्रूड ऑयल और अन्य वस्तुओं को रूस से रियायती कीमतों पर लेने पर अब विचार कर रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत रूस से और क्रूड ऑयल खरीद सकता है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भी हाल में कहा है कि अगर भारत रूस से क्रूड ऑयल लेता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है और साथ ही इससे किसी प्रतिबंध का भी उल्लंघन नहीं होता है। तो हाँ, भारत रूस से तेल इंपोर्ट कर सकता है। गौरतलब है कि इसी बीच कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने भी रूस से सस्ती कीमतों पर 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की है। और वहीं बताया जा रहा है कि एक ट्रेडर के माध्यम से ये सौदा 20 से $25 की छूट पर हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने पर केवल अमेरिका में प्रतिबंध लगे और भारत फिलहाल रूस से तेल खरीद तो सकता है, हालांकि पेमेंट में परेशानी आ सकती है। और वहीं कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और रूस रुपए और रूबल में कारोबार के बजाय बार्टर सिस्टम की तर्ज पर कारोबार कर सकते हैं, जैसे ईरान पर प्रतिबंध के दौरान भारत ने किया था। तो वहीं अगला बड़ा सवाल आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने से क्या दाम में कमी आएगी। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में जब क्रूड ऑयल के दाम में तेजी है तो और भारत अपने पारंपरिक निर्यातकों से कीमतों पे कुछ बार्गेन करने को कह सकता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत तेल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, जहां 5.2 मिलियन बैरल तेल की खपत रोज होती है। और अगर रूस से भारत 1 लाख या 2 लाख बैरल तेल मंगवा भी लेता है तो इससे भारत में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर रूस वास्तव में भारत का मित्र है और वहां पर तेल इतना ही सस्ता है तो भारत को वहां तेल और गैस के जो भंडार में उनमें हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए। और अगर रूस सस्ते तेल की पेशकश कर रहा है तो उसे हमें हिस्सेदारी देने में परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने वहां पहले ही $16 अरब के तेल के कुएं खरीद रखे और इस तेल को हम वहीं बेच देते हैं, क्योंकि इस समय रूस के तेल के दामों में 40% तक की कमी आ चुकी है। और ऐसे में वहां तेल और गैस के भंडारों में हिस्सेदारी खरीदना सस्ता पड़ेगा और साथ ही ये हमारी जरूरतों को लंबे समय के लिए पूरा करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में हमें कमी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो जाता है तो कीमतों में और कमी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।